Good morning, everyone. So, today, one thing more also I want to tell you that now your half yearly exams are also going to start in the month of same month, November, and these exams will be maybe in the third week or fourth week of November. Okay, so I have decided the syllabus of half yearly exams also, and in that syllabus in class also I discussed with those students who are coming to school. So in your syllabus of half yearly exam we skipped one chapter only, that is sources of energy. सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर को छोड़कर बाकी के जो चैप्टर आएंगे आपके एग्ज़ाम में वो चैप्टर्स हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 3 है आपका द सेम चैप्टर जिसका रिवीजन अभी चल रहा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड फोर्थ चैप्टर है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये आपके 4 चैप्टर्स जो हैं दोज आर कमिंग इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इनको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट कि जो सेकंड चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिलेबस ज़्यादा ना हो इसलिए इसको भी मैंने थोड़ा सा रिड्यूस किया है। इसमें आपको जो टॉपिक्स मिलेंगे वो टॉपिक्स पूरे चैप्टर के नहीं हैं, 50% ऑफ द चैप्टर आई हैव टेकन फॉर द एग्ज़ाम। तो कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं वो टॉपिक्स आपको अरेंज करना है उन स्टूडेंट्स से जो स्कूल जा रहे हैं। दिस इज़ योर ड्यूटी। ओके, सो नथिंग आई एम टेलिंग हियर ऑन द ग्रुप। बस सिलेबस मैंने बता दिया है, सिलेबस ऑल्सो आई राइट देयर ऑन द ग्रुप, लेकिन चैप्टर 2 में कौन से टॉपिक छोड़े गए हैं, कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ये आपको डिस्कस करना है उन स्टूडेंट्स से दोज हु आर कमिंग टू स्कूल। ओके, सो नाउ एज यू ऑलरेडी नो कि ये जो चैप्टर आपका चल रहा है लाइट, ये चैप्टर भी आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा। तो जो रिवीजन है दैट इज़ नाउ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपकी इसी से हो जानी है। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आप लाइट में स्टार्टिंग से प्रैक्टिस सेट 1 ही चल रहा है रिवाइज करके आए हैं उनको भी देखना है, और साथ ही जो चैप्टर्स रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं एग्ज़ाम के लिए बाकी के 3 वो भी आपको पढ़ने हैं। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द टुडेज़ वर्क। कहाँ से स्टार्ट होना है आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने फिनिश कर लिया था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक आपका हो चुका है रिवीजन, और अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 40 से रिवीजन स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में एज यू हैव सीन दैट क्वेश्चन इज रिटन हियर, डिफाइन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब वही होता है जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव का मतलब कि हम जब दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं, अगर जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसमें आप लिखेंगे कि इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ओके, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको जो रिलेशन लिखना होगा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 1μ2 इस फॉर्म में आप लिखते हैं। तो 1μ2 का मतलब होता है μ2 अपॉन μ1। ओके, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द सेंस कि इट इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जब हम दो मीडिया की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं दैन इट इज़ नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ में ये रिलेशन भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ स्नेल्स लॉ। तो आपको पता है स्नेल्स लॉ जो है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आता है। रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, और रिफ्रैक्शन के 2 लॉज में वन लॉ इज सेम एज रिफ्लेक्शन, जो कि होता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। इसके साथ जो स्नेल्स लॉ होता है, जो सेकेंड लॉ है, वो होता है आपका कि आपको पता है जो रिफ्रैक्शन का केस है वो भी इस तरह का होता है कि दिस इज़ नॉर्मल, दिस वन इज़ द बाउंड्री ऑफ द मीडियम, एक रे यहाँ से आती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और मान लीजिए ये रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम है नीचे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपका। तो हमेशा जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, उस रेशियो को साइन के साथ अगर हम लिखें तो साइन आई अपॉन साइन आर,
तो जो साइन का रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, दैट शुड बी अ कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, तो इक्वल टू के बाद में आपको लिखना है दिस, वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1μ2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। तो दिस इज द कंप्लीट रिलेशन, ये पूरा जो है वो स्नेल्स लॉ कहलाता है। ओके तो स्नेल्स लॉ एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी डिफाइन करता है, और स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन बस इतनी ही होगी। 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन भी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है आपका, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आते हैं, तो ये जो है इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा है इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज़ 1.33। तो देखिए लाइट कौन से मीडियम से किस में जा रही है, तो इसमें लिखा है लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट एयर से वाटर में जा रही है। तो मीडियम 1 है आपका एयर और मीडियम 2 है आपका वाटर। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब ऐसा होता है मीडियम 1 से 2 में लाइट जा रही है तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है 1 2, और फॉर्मूला अभी भी लिखा था मैंने, क्या होगा μ2 अपॉन μ1। ओके और उसके लिए दे रखा है इस केस में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज़ 1.33। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 1.33। ओके दूसरा केस लिखा है इसके आगे, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब पहले वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन थी, अब आपसे पूछी गई है एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। केस क्या कर दिया है, अपोजिट, फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, जब लाइट वाटर से एयर में आती है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसी को अपोजिट लिख देंगे, क्योंकि एयर से वाटर में जा रही थी तो 1μ2 लिखा था, अब वाटर से एयर में आ रही है तो आप लिखेंगे 2μ1, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट में आ रही है। रिलेशन भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि रिलेशन हो जाएगा μ1 अपॉन μ2। ओके तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आपको गिवन थी। तो अगर आप इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करें तो आप एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो 1μ2 है ये इस वैल्यू की रेसिप्रोकल भी है, क्योंकि इसमें 2 ऊपर आ रहा है 1 नीचे आ रहा है, इसमें 1 ऊपर आ रहा है 2 नीचे आ रहा है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है, और वो फॉर्मूला ये हो सकता है 1μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2μ1। दिस इज ऑल्सो द सेम रिलेशन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द गिवन रिलेशन, इसी से बन रहा है ये रिलेशन। तो अब क्या करना है, अब आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो ये है, जो आपको फाइंड करना है वैल्यू दैट इज दिस वन। ठीक है तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू है उससे सेकेंड वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी रिलेशन को रिवर्स कर लेंगे। तो अगर हम रिवर्स करें तो ये हो जाएगा 2μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1μ2, इसका प्लेस इधर आ जाएगा और इसका प्लेस यहाँ आ जाएगा। ठीक है तो एक बार मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ कि ये इस तरह से हो जाएगा। जो आपको फाइंड करना है 2μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1μ2 हो जाएगा, 1μ2 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 1.33। तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर 0.75 आएगा। दिस इज़ द आंसर। तो ये आंसर है इसका। तो कभी अगर ऐसा हो कि 3 जो थिंग्स हैं फॉर्मूले में जो होनी चाहिए, एक ये, अगर उनमें से 2 नहीं दे रखी हैं और सिर्फ एक वैल्यू दे रखी जैसा कि यहाँ है, तो आपको ये वाला रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा कि 2μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1μ2 या फिर 1μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2μ1। ओके तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके सो नाउ आफ्टर दिस अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है 43 क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है, व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बैंड व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। 2009 का क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन, इसका रीज़न मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मींस इट इज़ द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन होता है तब क्या होता है,
कि लाइट रे बैंड क्यों होती है। बैंड होने का मतलब उसका पाथ चेंज क्यों होता है। तो पाथ चेंज होने का रीज़न क्या है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ, आपको मैंने बताया था कि डेंसिटी का रीज़न आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिख सकते हैं, बट द मोर प्रॉपर रीज़न विल बी द रीज़न ऑफ स्पीड। आप ये बताएंगे बिकॉज देयर इज़ द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द टू मीडियम। दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो डेंसर मीडियम जो होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट विल बी स्लो इन कंपैरिजन टू द रेयरर मीडियम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 43 का आंसर लिखेंगे। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दे रखा है वाई इज़ द एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है किसी भी मीडियम की, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 क्यों होती है। तो एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन पे आपको जाना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था कि एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वैक्यूम से कंपेयर की जाती है। सिंबल उसका म्यू होता है, उसमें कोई सफिक्सेस नहीं आते हैं, और रिलेशन होता है उसका C/V, जहाँ C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की, और कितनी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अपॉन वी का मतलब कोई भी मीडियम। तो लाइट जो है वैक्यूम से आ रही है, चाहे उसके बाद में वाटर में जाती है, एयर में जाती है, ग्लास में जाती है, लेकिन रिलेशन में हमेशा न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रहेगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो हमेशा ये ग्रेटर देन 1 क्यों होती है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब, अब नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर, ग्रेटर देन 1 ये रेशियो तभी हो सकता है जब जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द गिवन रिलेशन कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किस में होती है, इन वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम में जब लाइट जाएगी तो हमेशा उसकी स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। इस वैल्यू से हमेशा लाइट की स्पीड को कम होना है, 3 × 10⁸ से वैल्यू को कम होना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली किसी भी मीडियम में स्पीड जो v है दैट विल बी लेस, तो इसीलिए ये डिनोमिनेटर हमेशा कम रहता है। अब रीज़न में आप कैसे लिखेंगे, आप इसी तरह से जैसे मैंने लिखा फॉर्मूला लिखेंगे और नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाइएस्ट इन वैक्यूम ऑलवेज दैन इन एनी मीडियम। सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ v, ये जो v दे रखा स्पीड, विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ c, हैंस द वैल्यू ऑफ एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5। तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.5 है। और आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड कुछ नहीं करना है, बल्कि यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। इस स्टेटमेंट को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करें तो आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट देना है। तो इसका मतलब कैसे कॉन्सेप्ट देंगे स्पीड ऑफ लाइट का, तो ये रिलेशन हम ऐसा यूज़ करें जिसमें स्पीड भी आ रही हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ रही हो। तो वो रिलेशन वही है जो अभी हमने लिखा था एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तो हमने फिर से इसको लिखा C/V, लेकिन हमें आंसर किसके टर्म्स में देना है, स्पीड के टर्म्स में। तो हमने स्पीड को क्या करा, लेफ्ट साइड में ले लिया। तो हमारा रिलेशन बन गया v = C/μ। ओके, अब हम एक बार वैल्यूज़ पुट करते हैं। c की वैल्यू मैंने आपको बताई है 3 × 10⁸ होती है, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ग्लास की, कितनी है 1.5। ओके, अब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसकी वैल्यू है ये v की, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप ये एक्सप्लेन करेंगे। v का मतलब है यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और c का मतलब है यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अब आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप देख रहे हैं ये जो आपका पूरा है ये क्या है c का मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, तो c का मतलब आपको इसको क्या बोलना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको क्या बोलना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये जो नंबर है इसको ऐसे बताएंगे कि हियर
द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1/1.5 टाइम्स. देखिए 1 में आ रहा है ना 1.5. तो हियर द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1/1.5 टाइम्स किसकी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो अगर हम कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कम है. लेकिन कितनी कम है, तो उसके लिए रेशियो यहाँ आ रहा है 1/1.5 टाइम्स. तो हियर द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1/1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है. ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 तक रिवीजन हो गया है. 46 से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से. ओके थैंक यू.